हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लैरिटी विद मानस। आज स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स की अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए थर्ड वीडियो में मैं ये बनाना चाहता हूँ कि एज अ बिगनर अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं तो क्या कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए घुसते वक्त या घुसने से पहले। और मैं इसको एक 5 रूल्स में बताना चाहता हूँ कि 5 गोल्डन रूल्स विच अ बिगनर शुड रिमेंबर व्हेन ही इज एंटरिंग द स्टॉक मार्केट और बिफोर एंटरिंग द स्टॉक मार्केट। ये 5 चीज अगर आप फॉलो करेंगे स्टॉक मार्केट में एंटर करते वक्त या एंटर करने से पहले तो आई एम श्योर कि आपकी जर्नी बेटर रहेगी और कुछ स्टार्टिंग के बिगनर्स मिस्टेक आप अवॉइड कर पाएंगे और अच्छे से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर पाएंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट है दैट यू शुड अर्न बिफोर यू इन्वेस्ट। मतलब यहाँ पे पॉइंट ये है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप पैसे से पैसा बना सकते हैं, बट उसके लिए आपके पास एक ठीक ठाक अमाउंट या कुछ हद तक पैसा होना चाहिए। आजकल क्या हो गया है कि बहुत सारे नए लोग जो 20 साल 21 साल के यंग लड़के हैं जो अभी तक पैसा कमाना भी शुरू नहीं किए हैं लाइफ में, कोई जॉब नहीं है या कोई बिजनेस भी नहीं है, वो सब स्टॉक मार्केट में घुसना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में घुस के हम बहुत पैसे बना लेंगे। 5-10 हज़ार रुपए जो हमें पॉकेट मनी मिलता है उससे बचा के हम कुछ इन्वेस्ट करके या कुछ ट्रेडिंग करके एफएनओ करके कुछ पैसे बहुत बना लेंगे, उसके बाद कुछ और करेंगे लाइफ में। ये अप्रोच आई थिंक बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट में तब एंटर करना है जब आपके पास थोड़े पैसे हों, आप पैसे कमाना ठीक सीख जाएं। आपको पता है लाइफ में पैसे कमाए कैसे जाते हैं, आपने कोई जॉब करी है, कोई छोटा बिजनेस भले ही किया हो, 2 4 5 साल किया हो, आपके पास 5 लाख रुपए की कम से कम सेविंग हो मार्केट में लगाने के लिए, और आप रेगुलर लेवल पे मार्केट में लगाने के लिए हर मंथ कुछ 15 20 25 हज़ार कम से कम अपनी अर्निंग्स में से सेव कर सकते हैं, जो आप मार्केट में लगा सकते हैं। तब जाके आप मार्केट में आइए, क्योंकि जब आप बिगनिंग में मार्केट में आएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको फायदा हो जाएगा एकदम से। हो सकता है शुरू में आपको नुकसान हो, कई साल तक कोई रिटर्न ना बने, बट उस टाइम को मार्केट में पास ऑन करने के लिए और उस टाइम में आप फ्रस्ट्रेट ना हो, मार्केट को छोड़ ना दें, उसके लिए आपके पास एक रेगुलर इनकम होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज होगा कि आप कुछ ग्लैमरस थिंग्स के तरफ से अट्रैक्ट हो जाएंगे मार्केट में और आप सोचेंगे कि यार जल्दी से पैसा बन जाएगा, कुछ महीनों में ही मेरा पैसा बनना शुरू हो जाएगा शेयर मार्केट से, और आपके पास एक्चुअली में पैसे बहुत कम होंगे। और अगर आप शेयर मार्केट से कुछ अच्छा पैसा नहीं बना पाए, आपके इन्वेस्टमेंट नहीं ग्रो किए, तो बहुत जल्दी आपका मोह भंग हो जाएगा मार्केट से। आपको लगेगा यार थोड़े से तो पैसे थे मेरे पास, वो भी खत्म हो गए, अब मैं क्या करूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पैसा कमाना आना चाहिए, कुछ आपकी अर्निंग्स होनी चाहिए, कुछ सेविंग्स होनी चाहिए, कुछ अमाउंट होना चाहिए, कुछ तो आपके पास एक मिनिमम अमाउंट होना चाहिए जिसके साथ आप मार्केट में एंटर करें और पैसा लगाएं। और उसके बाद आपकी कुछ मंथली इनकम भी होनी चाहिए रेगुलर लेवल लेवल पे, जो रेगुलरली आपको हर मंथ हो रही हो, उसमें से आप कुछ पैसा सेव करके मार्केट में हर महीने लगाएं। ये करेक्ट तरीका है मार्केट में एंटर करने का, ना कि आप जस्ट 5-10 हज़ार रुपए लेके आ जाएं, अपनी पॉकेट मनी में से कुछ पैसे बचा लें या अपने पापा से कुछ पैसे ले लें, और आपने अपने दोस्त को देखा कॉलेज में फाइनल ईयर में कि कुछ काम नहीं है, चलो स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग करते हैं। ये इस टाइप की जो टेंडेंसी है ये आपको कहीं लेके नहीं जाएगी, और ये आप जरूर ध्यान रखिए बिफोर एंटरिंग द स्टॉक मार्केट। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट था वो था एफएनओ ट्रेडिंग के बारे में। आजकल एफएनओ ट्रेडिंग बहुत ज्यादा चल गई है और लोग जो भी स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं वो एफएनओ की तरफ अट्रैक्ट होकर ही एंटर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है अपने पैसे को कई गुना बनाने की, कुछ हफ्तों में या कुछ दिनों में ही, और कई लार्ज 50-60% एक दिन में बनाने की, क्योंकि कॉल पुट ऑप्शंस खरीद के आप बना सकते हैं पैसा। ऐसा लोगों ने सुना भी है, अपने दोस्तों को देखा होता है, तो इस चीज की तरफ बहुत अट्रैक्ट होकर लोग मार्केट में एंटर करते हैं। बट देखिए, एफएनओ एक्चुअली में बनाया गया है किस पर्पज के लिए? वो है अपना हेजिंग के लिए। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो करोड़ों रुपए मार्केट में लगाते हैं, उनकी पोजीशंस होती हैं, तो वो अपने पोजीशंस को कुछ ना कुछ हेज करके चलते हैं, कर को मार्केट कुछ ऊपर नीचे जाए तो हमारा लॉस जो है एक लिमिटेड वैल्यू से ज्यादा ना हो, एक लिमिटेड लॉस रहे। उसके लिए वो कुछ फीस एक तरीके से एफएनओ में आप कुछ कॉल पुट ऑप्शन लेके एक तरीके से एक फीस देते हैं और अपना डाउन साइड को मैनेज करते हैं। तो मेन पर्पज इस एफएनओ इंस्ट्रूमेंट का ये है। बट इंडिया में क्या हो गया आज के टाइम पे कि इतने ट्रेडर्स आ गए हैं जो इस एफएनओ ट्रेडिंग को करके पैसा बनाना चाहते हैं, और ये एज अ रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा रिस्की है। तो अगर आप एज अ बिगनर मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो कभी भी एफएनओ से स्टार्ट मत करिए। अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग करना भी चाहते हैं तो एटलीस्ट आपके पास 4 5 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केट में, कि आप एज अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर या ट्रेडर मार्केट में हैं, आपको स्टॉक मार्केट की समझ है, आपने मार्केट से पैसे कमाए हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो होते हुए देखा है, या रेगुलर इक्विटी टाइप की जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग टाइप की होती है या पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, उसमें आप काफी पैसे कमा चुके हैं थोड़े, या कंसिस्टेंटली कुछ सालों तक कमा चुके हैं, आपको अंदाजा हो गया है कि मार्केट में कैसे काम किया जाता है, काफी एक्सपीरियंस हो गया है 4 5 7 साल का। उसके बाद जाके आप धीरे धीरे एफएनओ को स्टार्ट कर सकते हैं फिर भी।
बट पर्सनली आई वुड सजेस्ट कि एफएनओ नहीं किया जाए तो बेटर है, बट अगर आप करना भी चाहते हैं तो एटलीस्ट आपके पास इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक सक्सेसफुल एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आप एफएनओ ट्रेडिंग को स्टार्ट करें। एज अ बिगनर कभी भी स्टार्टिंग में एफएनओ से ना करें। नॉर्मल इक्विटी इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या एटलीस्ट कुछ महीनों की जो ट्रेडिंग होती है कुछ स्टॉक्स को लेके, उस टाइप की पोजीशन से स्टार्ट करिए हमेशा स्टॉक मार्केट में। एफएनओ में बाद में आइए। बट आजकल हो क्या गया है, जो मैंने पहला पॉइंट भी बताया था ना, उसी से रिलेटेड ये सेकंड पॉइंट भी आ गया है। जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या नॉर्मल इक्विटी में ट्रेडिंग करेंगे, उसमें आप थोड़े पैसे बनते हुए आपको तभी देखेंगे जब आपके पास स्टार्टिंग में पैसे होंगे। तो लोग पहली वाली भी मिस्टेक करते हैं कि बिना पैसों के मार्केट में आ जाते हैं। उनको अपने 5, 10, 20 हज़ार रुपए को बढ़ाना होता है बहुत तेजी से, और वो बढ़ाने के लिए फिर वो अट्रैक्ट होते हैं सबसे पहले एफएनओ ट्रेडिंग की तरफ। तो जो यंग लोग मार्केट में आ रहे हैं बहुत ज़्यादा कैपिटल ना लिए हुए, वो सबसे ज़्यादा एफएनओ ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट होकर उसी से ही अपने कम पैसों से ज़्यादा पैसे बनाना चाहते हैं। तो कुछ हद तक ये फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट रिलेटेड है, बट आप इस मिस्टेक को अवॉइड करिए एज अ बिगनर। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट ये है कि इफ़ यू आर एंटरिंग स्टॉक मार्केट, यू हैव टू रियलाइज कि आपको अपना टाइम एंड एफर्ट्स देना पड़ेगा। अगर स्टॉक मार्केट में, अगर स्पेशली आप डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग में आते हैं, खुद स्टॉक्स अपने डीमेट अकाउंट में खरीदते हैं, तो यू शुड हैव द टाइम एंड इंक्लिनेशन कि आप स्टॉक मार्केट को रिसर्च कर सकें, स्टडी कर सकें, और कुछ सोच समझ के अपनी थीसिस बना के कुछ करके स्टॉक मार्केट में पैसे लगाएं। तो अगर आप अपना इतना टाइम और एफर्ट्स देने की आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, अगर आपके पास समय नहीं है इतना कि आप स्टडी कर सकें, आपका इंक्लिनेशन नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है कि आप कुछ स्टडी कर सकें कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में, या इवन अगर आप चार्ट्स देख के भी ट्रेडिंग करते हैं तो चार्ट्स की स्टडी कर सकें, आपके पास टाइम होना चाहिए कि आप इसको स्टडी करें, और ऐसा इंक्लिनेशन होना चाहिए कि आपको ये काम करने में अच्छा लगे। वीकेंड में बैठ के अगर आप 2, 4 घंटे लगा रहे हैं इसके ऊपर, तो आपको मतलब अच्छा भी लगे ये करने में, और आप ये कर भी सकें आसानी से, आपके पास टाइम होना चाहिए। तभी आप डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग में आइए, क्योंकि देखिए डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग अपने डीमेट अकाउंट में शेयर्स को खरीदना, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप शौकिया तरीके से कर सकते हैं, टिप्स के थ्रू, कि अपने फ्रेंड से पूछ लिया, इससे पूछ लिया, उससे पूछ लिया, चलो थोड़े पैसे लगा दिए, टीवी देख लिए शाम को और उसके बेस पे पैसे लगा दिए, और यूट्यूब वीडियो देख के बस पैसे लगा दिए और फिर बढ़ जाएंगे बहुत सारे। इस तरीके से होता नहीं है। जब तक आप अपने खुद के एफर्ट्स नहीं लगाएंगे ना, तब तक आपके पास कन्विक्शन नहीं आएगा, जो मैं बोलता हूँ हमेशा। और जब तक आपके पास कन्विक्शन नहीं आएगा, तब तक आप पैसा नहीं बना पाएंगे। तो आई वुड रिकमेंड कि एटलीस्ट आपके पास एक वीक में 8, 10, 12 घंटे होने चाहिए इक्विटी इन्वेस्टिंग में। अगर आप आ रहे हैं कि आप 8, 10, 12 घंटे स्टडी कर सके कंपनीज को, उनके स्टेटमेंट्स को, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को, बैलेंस शीट को, कॉन कॉल्स को, और इवन अगर आप चार्ट्स देख के भी ट्रेडिंग करते हैं तो चार्ट सेटअप्स को स्टडी कर सकें, क्या होते हैं, किस बेसिस पर आप एंट्री ले रहे हैं, एग्जिट ले रहे हैं, जो भी आपकी एनालिसिस है, थीसिस है, उसको स्टडी करने का आपके पास टाइम होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपके पास टाइम नहीं है, आप स्टडी नहीं कर पाएंगे, और बिना स्टडी के अगर मार्केट में आएंगे तो आप कुछ ना कुछ गलतियां ही करेंगे। और टिप्स के बेसिस पे, या फिर ये सब जो यूट्यूब वीडियोस होते हैं, या अपने दोस्तों से ऑफिस में सुन के कि यार ये वाला स्टॉक खरीद लें, वो स्टॉक खरीद लें, जस्ट शाम को 5 मिनट की चर्चा, चाय पे चर्चा करके, उस तरीके से अगर आप डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग में आएंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो 8, 10, 12 घंटे जो मैंने बोले एक्चुअली आपके पास होना चाहिए। और अगर आपके पास ये टाइम नहीं है और इंक्लिनेशन नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, किसी एडवाइजर को ले लीजिए, कहीं पीएमएस में, और जो आजकल वो होता है स्मॉल केस होता है, उसमें इन्वेस्ट करिए, म्यूचुअल फंड में लगाइए, किसी और से पूछ के उसको अपने पैसे दे दिए, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात करके लगाइए। वो सब भी तरीके हैं, जरूरी नहीं है कि आप खुद ही सारा इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप अपना टाइम अपनी जॉब पे, अपने बिजनेस पे देना चाह रहे हैं, और उसमें आप बहुत ज़्यादा कैश फ्लो बना रहे हैं, और ऐसे आपको बस एक नॉर्मल इन्वेस्टिंग के लिए, अपना मनी पार्क करने के लिए, वेल्थ को पार्क करने के लिए स्टॉक मार्केट का यूज़ करना है या फिर इक्विटी का यूज़ करना है, तो आप किसी एडवाइज़र की मदद लीजिए, उसको अपने पैसे दिए या उससे एडवाइस लेके लगाइए, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। बट अगर आप इतना टाइम दे सकते हैं तभी डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग में आइए, और आपको इतना टाइम देना वर्थ लगता है। अगर आपको दिखता है इतना टाइम देके की बजाय मैं अपने किसी और चीज़ में ये टाइम देके वहाँ पर और पैसे, नया कैश फ्लो बना सकता हूँ, तो आप वहाँ पर अपना ध्यान लगाइए, स्टॉक मार्केट में नहीं आइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग कई बार रियलाइज नहीं करते। उनको लगता है बिना टाइम लिए स्टॉक मार्केट ऐसी जगह कि हम अपना टाइम और एफर्ट्स तो लगाएंगे नहीं, बट पैसे इन्वेस्ट करेंगे और अपने आप पैसा बन जाएगा कुछ लॉन्ग टर्म में, बस लगा के रखेंगे स्टॉक्स में, स्टडी कुछ नहीं करेंगे, एक बार बस किसी के कहने पे स्टॉक्स ले लेंगे, फिर 6 महीने साल भर बैठे रहेंगे और अपने आप पैसे बन जाएंगे। तो कई बार लोगों को लगता है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ये होती है कि हमने एक बार किसी से पूछ लिया, यार मुझे 2 साल के लिए कोई स्टॉक बता दो, और वो स्टॉक खरीद कर रख लिया, और आप बैठे हुए हैं साल 2 साल तक और अपने आप पैसे बन जाएंगे। ये देखिए इतना आसान नहीं है पैसा बनाना स्टॉक मार्केट में कि आप बस एक बार लेके खरीद कर रख लें और फिर अपने आप पैसे बन जाए। इसमें आप लकी हो सकते हैं कई बार कि आपके बन जाए पैसे,
बट जब तक आपका खुद का कन्विक्शन या स्टडी उस स्टॉक के ऊपर नहीं होगा, आप उसको ना होल्ड कर पाएंगे और ना ही उसको बुरे टाइम में सेल करने से रोक पाएंगे। उसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट ये है कि एज अ बिगनर आप स्टॉक मार्केट में जब आते हैं, नेवर बोरो मनी टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और कोई जरूरी नहीं है कि आपका 1 साल में कोई पैसा बने, 2 साल में पैसा बने। बट लोगों को अट्रैक्ट कई बार करता है कि अगर हम बोरो कर लें किसी से, फ्रेंड से, बैंक से या कहीं से उधार पे मिले हुए पैसे लगा दें, तो हम बहुत ज़्यादा रिटर्न बना पाएंगे। अगर हमें उम्मीद है कि हम 20% रिटर्न बना लेंगे, अगर हमें कहीं और से 8, 10, 12% पे उधार में पैसा मिल जाए, तो हम लगा देते हैं मार्केट में, हम कितना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ये थ्योरेटिकली सुनने में अच्छा लगता है, बट देखिए स्टॉक मार्केट में अगर आपके अंदर अच्छी कैपेबिलिटी भी है, आप बहुत अच्छा रिसर्च भी कर लें और 20-24% रिटर्न बना भी लें आसानी से, मतलब आसानी से तो नहीं बट मेहनत करके, बट अगर वो बना भी लें तो ये हर साल आप बना लेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। अगर 3, 4, 5 साल का आप CAGR देखेंगे तो आप जरूर बना पाएंगे और आप अच्छे कॉन्फिडेंट होंगे बनाने के लिए, अगर आप अच्छे से रिसर्च करते हैं और अच्छे से स्टडी करते हैं। बट वो भी 3, 4 साल का एवरेज CAGR होगा, बट कोई जरूरी नहीं कि आप हर साल बना सके। हो सकता है आप 2 साल तक बिल्कुल ना बनाएं, 2 साल तक -15% और तीसरे साल में ही आपका पैसा डबल हो सारा का सारा और CAGR आपका फिर एवरेज सही हो जाए। तो अगर 2 साल तक आप नहीं बनाएंगे तो आपने उधार के जो पैसे दिए हुए हैं वो आपका इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, और 2 साल तक इंटरेस्ट देते देते कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि मार्केट नीचे जाएगा और आपकी पोजीशंस कट जाएंगी। क्योंकि एक MTM ट्रेडिंग भी होती है जिसपे आप अपने लगाते हैं 1 रुपए या 2 रुपए ब्रोकर से लेते हैं और फिर 3 रुपए के शेयर खरीद लेते हैं। बट उस पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने 100 रुपए अपने लगाए, 200 रुपए ब्रोकर के लिए, 300 रुपए के शेयर खरीद लिए और वो शेयर 30% घट के 200 रुपए पे आ गए, तो आपके 100 रुपए तो सारे जीरो हो चुके हैं और ब्रोकर वो शेयर्स बेच के अपने 200 रुपए अपने पास रख लेगा और आपके 100 रुपए हो जाएंगे जीरो। तो ये जो उधार पे पैसे लेके मार्केट में लगाने होते हैं, इसमें चांसेस रहते हैं कि आपके जितने लगाए हुए पैसे हैं वो जीरो भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने लेवरेज पोजीशन ली हुई है। FNO इसी का एक एक्सट्रीम तरीका है, FNO, जिसमें आप डेरिवेटिव्स और उसके ऊपर लेवरेजिंग लेते हैं। बट नॉर्मल स्टॉक्स भी अगर आप लेवरेजिंग पे खरीद रहे हैं, कहीं से पैसे लेके खरीद रहे हैं या ब्रोकर से फंडिंग लेके ले रहे हैं, तो इसमें हमेशा ये चांसेस रहता है कि आपके खुद के पैसे जीरो हो सकते हैं, या जीरो नहीं भी हो तो हो सकता है आप 2 साल तक इंटरेस्ट देते रहें अगर आपने कहीं और से पैसे उठाए हुए हैं। और फिर उसके बाद जब मार्केट डाउन जाएगा, आप अल्टीमेटली लास्ट में बेच के ही निकल जाएंगे कि यार ये तो मैं कितना इंटरेस्ट दूं अब तक। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आप किसी और के पैसों पे, उधार के पैसों पे मार्केट में ना आए, अपने खुद के कमाए हुए पैसों पे जिसको आप लूज कर सकते हैं और जिसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंट है कि अगर मैं लूज भी कर दूं तो कल को और कमा लूंगा, या फिर लूज कर दूं तो मैं 3 साल 4 साल तक रुक सकता हूँ जब तक मार्केट वापस रिकवर नहीं होता। मुझे पैसा इमीडिएटली चाहिए नहीं। तो देखिए मैंने पहले भी बताया था किसी एक वीडियो में कि इन्वेस्टिंग में आपको वो पैसा लगाने हैं जो आपको एक्चुअली में चाहिए ही नहीं। 2, 3, 4, 5 साल तक भी नहीं चाहिए हो, आपकी रेगुलर इनकम कहीं से आ रही हो, आप इधर इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी वेल्थ क्रिएट करने के लिए, और वो वेल्थ क्रिएशन के पैसे आपको, वेल्थ जब तक क्रिएट नहीं होती तब तक चाहिए नहीं। अपनी रेगुलर स्पेंडिंग, रेगुलर मनी के लिए, रोजमर्रा की स्पेंडिंग के लिए आप कहीं ना कहीं से पैसे कमा रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल पॉइंट जो इक्वली इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी आप कोई भी स्टॉक खरीदें, मार्केट में आए कोई भी स्टॉक खरीदें, तो उसके पीछे आप पे कोई थीसिस, कोई फ्रेमवर्क होना चाहिए। जो आप मार्केट में जब भी एंटर करें, बिना किसी थीसिस फ्रेमवर्क के ना एंटर करें। कोई भी स्टॉक ऐसा ना खरीदें जिसके खरीदने के पीछे कोई थीसिस, कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई आपकी स्टडी करी हुई हो, और स्टडी के बाद आपने एक थीसिस, एक फ्रेमवर्क बनाया हो कि ये स्टॉक मैंने क्यों खरीदा है, किस अंडरस्टैंडिंग के साथ खरीदा है, कब, किस स्टोरी को समझ के कंपनी की मैंने खरीदा और किस अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं कल इसको बेचूंगा। क्योंकि देखिए हो स्टोरी ये भी हो सकती है कि ये कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, मैंने इसकी ग्रोथ देख के खरीदा और जब तक ये कंपनी इस तरीके से ग्रो करती रहेगी मैं इसको बेचूंगा नहीं और खरीदता रहूंगा। या फिर अगर आप चार्ट्स देख के एंटर करते हैं, विच आई डू नॉट रिकमेंड सो मच, बट कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं और कुछ लोग पैसे कमा भी सकते हैं इस तरीके से। तो अगर आपने कोई एंट्री स्टॉप लॉस लगाया है, किसी ब्रेकआउट के बेसिस पे एंट्री ली है और कोई स्टॉप लॉस एंट्री लगाया है, तो वो भी एक थीसिस है, और वो जो थीसिस जिस तरीके से प्ले आउट होती है उस तरीके से आप स्टॉक से एग्जिट भी हो जाते हैं। इसी तरीके से आपने अगर ग्रोथ समझ के किसी स्टॉक को लिया है, तो अगर कल को उसकी ग्रोथ कम हो गई और कम होती जा रही है और कंपनी का मैनेजमेंट भी आके बोल दे कि हमारी ग्रोथ अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, कुछ ग्रोथ रेट हमारा कम हो गया है, पहले उन्होंने जो ग्रोथ रेट बोला था उससे कम हो जाए, हो सकता है 2, 3 साल बाद हो जाए, कंपनी की स्टोरी चेंज हो जाए, तो आप उस स्टॉक से उस वक्त एग्जिट कर दीजिए। या फिर हो सकता है आपने कोई वैल्यूएशन के बेस पे स्टॉक को लिया हो कि ये बहुत चीप हो चुका है और कल को जब वैल्यूएशन बढ़ जाए तब उससे एग्जिट कर सकते हैं। कुछ टारगेट प्राइस हो सकता है,
या कुछ मार्केट सिनेरियो चेंज हो जाए, आपने कुछ सोच के कंपनी को लिया था, कंपनी ने अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर दी, किसी और बिजनेस डायरेक्शन में चली गई, गवर्नमेंट के साथ कुछ इनकम टैक्स का पंगा हो गया। बेसिकली जब वो थीसिस प्ले आउट हो रही है तो उसके बाद उस प्ले आउट होती थीसिस के हिसाब से आप अपने स्टॉक को बेचिए, क्योंकि अगर आप कोई स्टोरी, कोई थीसिस, कुछ फ्रेमवर्क के बेस पे किसी भी स्टॉक को खरीदेंगे, दो चीजें होंगी, या तो जो आपने स्टोरी सोच के स्टॉक को लिया है वो प्ले आउट होगी, और वो प्ले आउट होके हो सकता है स्टॉक काफी पैसा बनाए, और जब वो पूरी स्टोरी प्ले आउट हो जाए उसके बाद स्टॉक पैसा बनाए, आप उसके बाद उसको बेच सकते हैं कि स्टोरी एक लेवल तक प्ले आउट हो गई है, इससे ज्यादा नहीं होगी। या दूसरा पॉइंट हो सकता है कि स्टोरी प्ले आउट हो ही ना, स्टोरी चेंज हो जाए, कुछ कहानी चेंज हो जाए, जिसको हम ट्रेडिंग में बोलते हैं स्टॉप लॉस लग जाए, या कंपनी का ग्रोथ रेट कम हो जाए, या कंपनी का फंडामेंटल बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ जाए। कई ऐसा कंपनी के साथ होता है, जिस बिजनेस में वो थी, जैसा आजकल आईटी सेक्टर के साथ हो रहा है, पता नहीं कहाँ तक सही है कि नहीं है, बट जो इस बिजनेस में वो थी, जिस एरिया में वो थी, वो एरिया ही कंप्लीटली चेंज हो जाए और कंपनी का ऐसा लग रहा है कि फंडामेंटल बिजनेस पे ही सवाल आ गए, तो भी उस फ्रेमवर्क आपका प्ले आउट हुआ नहीं और आप उसमें से एग्जिट कर सकते हैं। बट जो भी हो, आपका कुछ ना कुछ एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। आप बस किसी के सुन के, किसी टिप्स पे सोच के ये स्टॉक 30% बढ़ने वाला है कल को, सब लोग ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा सोच के किसी भी स्टॉक को मत करिए। कोई फ्रेमवर्क थीसिस बनाइए, और जैसे जैसे आप मार्केट में रहते हैं 2 4 5 साल, कई बार ऐसा होता है कि आप 2 3 तरीके की थीसिस के साथ प्ले कर सकते हैं, कि किसी स्टॉक को आपने कुछ और ग्रोथ सोच के लिया है, किसी को वैल्यू सोच के लिया है, या किसी को कुछ और सोच के लिया है। बट ये एक्सपीरियंस आपको धीरे धीरे मार्केट में आएगा, जब आप 2 4 5 7 साल मार्केट में रहेंगे, कि क्या क्या अलग अलग थीम्स हो सकती हैं, क्या अलग अलग फ्रेमवर्क हो सकते हैं स्टॉक्स को खरीदने के। बट कोई ना कोई फ्रेमवर्क थीसिस जरूर बनाइए, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है कोई थीसिस बनाने की जरूरत नहीं। स्टार्टिंग आप सिंपल फ्रेमवर्क से कर सकते हैं, बट कोई ना कोई फ्रेमवर्क जरूर होना चाहिए आपके पास स्टार्ट करते वक्त। तो यही आज के 5 पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था, गोल्डन रूल्स एज अ बिगनर, जब आप स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो जिन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो एटलीस्ट आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने से रुक सकते हैं। स्टार्टिंग में आप कुछ बहुत बिगर मिस्टेक्स करने से बच सकते हैं, और आप एक लॉन्ग टर्म तक मार्केट में बने रह सकते हैं, जिससे आप एकदम से स्टार्टिंग में कुछ महीनों में ही अपना कैपिटल लूज करके मार्केट से एग्जिट ना करें। क्योंकि देखिए, अगर आप लंबे टाइम तक मार्केट में रुक गए और धीरे धीरे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ रिटर्न्स तो आप जरूर यहाँ से बना लेंगे। ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि लोग ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में एकदम से तेजी से घुसते हैं, और फिर उन्हें एकदम से नुकसान होता है और उनको फिर भागना पड़ता है मार्केट से। सो यही आज का वीडियो था, आपको समझाने के लिए। बिगनर्स का ये थर्ड वीडियो था मेरा। आगे मैं और भी वीडियोस लाऊंगा बिगनर्स के लिए, कि कैसे मार्केट को एनालाइज करना चाहिए, कैसे कंपनीज को एनालाइज करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी भी पड़े हैं मेरे चैनल पे। आप प्लेलिस्ट में जाके स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की सीरीज देख सकते हैं। बाकी रियल एस्टेट से रिलेटेड भी एक सीरीज है मेरे प्लेलिस्ट में, उस पे ऊपर भी मैं वीडियोस डालता रहता हूँ। इन्वेस्टमेंट, वेल्थ क्रिएशन, सब टाइप के वीडियोस आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए। अगर कुछ क्यूरीज हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, उस पर भी आप पर्सनल क्यूरीज भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।